कि फाइनली जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, तो पार्ट 2 में हम यही देखेंगे किन किन लोगों ने इस मूवमेंट में अपना हिस्सा लिया और एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वही चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्पिरिट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन द टाउन। सबसे पहले शहरों की बात की जाएगी कि शहरों के अंदर ये मूवमेंट कैसे फैला, किन किन लोगों ने अपना रोल इसमें प्ले किया, किन किन लोगों ने इसमें भाग लिया। द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद इन मिडिल क्लास इन द सिटीज। मतलब शहरों के अंदर ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो चालू हुआ, उसमें शहरों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो थी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से ही इस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेज एंड हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, हजारों की संख्या में गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कॉलेज होते थे उनको छोड़ दिया गया, साथ में जो स्कूल्स होते थे उनको भी छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि जो हेडमास्टर जो थे, टीचर्स जो थे, उन सब ने उन गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल में जितने भी सरकारी स्कूल जो थे, गवर्नमेंट के स्कूल जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन सबको छोड़ दिया गया। कुल मिला के वहां से रिजाइन दे दिया गया। इसके अलावा लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, केस लड़ना छोड़ दिया। इसके अलावा द काउंसिल ऑफ इलेक्शन वर बाइकॉट इन द मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। इसके अलावा पूरे देश में जगह जगह काउंसिल के जो इलेक्शन होने वाले थे उस समय, उनका पूरे देश में जगह जगह बाइकॉट किया गया और केवल एक जगह को छोड़कर वो जगह थी मद्रास। मतलब पूरे देश में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था, मिडिल क्लास के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, टीचर्स और हेडमास्टर ने अपने पद से रिजाइन दे दिया, वकील लोग जो थे उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया, केस लड़ना छोड़ दिया, और जगह जगह जो काउंसिल के जो इलेक्शन हो रहे थे उनका बाइकॉट किया गया। लेकिन केवल एक ऐसी जगह थी मद्रास, जहां पर इलेक्शन जो काउंसिल के जो इलेक्शन हो रहे थे उनका बॉयकॉट नहीं किया गया। उसकी वजह यह थी कि यहां पर एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। अब ये जो जस्टिस पार्टी जो थी ये नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, जिनका मानना था कि अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमें भी वो राइट मिल पाएंगे जो राइट पहले से ब्राह्मण्स को मिले हुए हैं। इसलिए इन लोगों ने, यानी मद्रास की जो जस्टिस पार्टी के जो लोग जो थे, उन्होंने काउंसिल के जो इलेक्शन जो थे उसका बॉयकॉट करने से मना कर दिया था। इसके अलावा फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉट, लिक्विड शॉप्स पिकेट एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ट इन ह्यूज फायर। जगह जगह देखा जाए तो जो फॉरेन की जो गुड्स जो थी उसका बॉयकॉट किया गया। बॉयकॉटेड का मतलब होता है बहिष्कार करना, उसका विरोध प्रदर्शन करना, उसका यूज करने से मना कर देना। जगह जगह फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया। साथ में लिक्विड शॉप पिकेटेड, मतलब जिन जिन रास्ते, मतलब जो शराब के जो ठेके होते थे, वो जो रास्ते जो होते थे जहां पर उन दुकान तक पहुंचने के रास्ते जो होते थे, उन रास्तों को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, उन रास्तों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा फॉरेन क्लॉथ बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर, यहां तक कि जगह जगह चौराहे पर वो जो विदेशी कपड़े जो होते थे उन कपड़ों की होली जलाई गई। इसके अलावा पीपल स्टार्टेड टू वियर खादी, अब लोगों ने खादी पहनना चालू किया। तो इस तरह से नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट चला, शहरों के अंदर बढ़ रहा था, लोग बाइकाट कर रहे थे, तरह तरह का प्रोटेस्ट चल रहा था। अब लोगों ने फाइनली खादी को पहनना स्टार्ट किया। लेकिन क्या हुआ, बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन। लेकिन धीरे धीरे अब ये जो मूवमेंट जो चल रहा था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो चल रहा था, अब धीरे धीरे ये शहरों में इसकी गति जो थी, इसकी स्पीड जो थी वो धीरे धीरे डाउन होने लगी।
उसकी पहली वजह यह थी कि खादी क्लॉथ वॉज मोर एक्सपेंसिव। खादी का जो कपड़ा जो आता था वो काफी महंगा होता था। और उसकी वजह क्या थी? मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। क्योंकि एक जो कपड़ा होता था वो बनता था, मशीनों से बनता था और जिनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था। लेकिन खादी कपड़ा जो आता था वो काफी महंगा आता था। तो इस वजह से देश के गरीब लोग जो थे वो उसको खरीद नहीं सकते थे। तो इस वजह से अब धीरे धीरे लोगों ने वापस खादी को पहनना या खादी का क्लॉथ का उपयोग करना धीरे धीरे बंद कर दिया। मतलब ये धीरे धीरे मूवमेंट स्लो हो गया, डाउन हो गया। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही रही कि खादी काफी महंगी थी, क्योंकि मास प्रोड्यूस हो रहा था। क्योंकि मिल्क का जो कपड़ा जो था उसमें तो बहुत बिग क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा था, तो वो सस्ता पड़ रहा था। लेकिन खादी जो बनता था वो हाथों से बन रहा था और गरीब लोग, और ये महंगा पड़ रहा था और गरीब लोग जो थे वो इस कपड़े को खरीद नहीं सकते थे। तो इस तरह से खादी बहुत महंगी थी, एक वजह ये थी। और दूसरी वजह थी फ्यू इंडियन इंस्टीट्यूशन। देश में उस समय इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप भी किए गए ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी जगह उन इंस्टीट्यूशन का यूज किया जा सके। जैसे नए नए कॉलेज भी सेटअप किए गए, इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए। लेकिन हुआ क्या, उनकी जो प्रोग्रेस जो रही, देयर प्रोग्रेस वर स्लोड। उनकी प्रोग्रेस काफी धीमी रही। मतलब जिस स्पीड में उनको ग्रोथ करनी चाहिए थी, जिस स्पीड में उनको सेटअप करना था, तो उस स्पीड से वो सेटअप नहीं हो पाए। तो फाइनली इसका रिजल्ट ये लिखा निकला, जो पीपल जिन्होंने क्या किया था कि छोड़ दिए थे, जैसे बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, हेडमास्टर टीचर्स उन्होंने रिजाइन दे दिया, लॉयर जो थे उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। तो इस तरह से फाइनली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूशन नहीं थे। इसलिए उनको वापस क्या करना पड़ा, रीजॉइंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज एंड कोर्ट। इसीलिए उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो फाइनली उनको वापस वही अंग्रेजों के कॉलेज स्कूल्स और कोर्ट को ज्वाइन करना पड़ा। तो इस तरह से ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन होता गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मिडिल क्लास जो थी, कि किस तरह से मिडिल क्लास ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में अपना रोल प्ले किया। फाइनली जगह जगह बॉयकॉट किया गया, लेकिन ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया, क्योंकि खादी काफी महंगी थी और देश में इंस्टीट्यूशन काफी कम थे। अब ये जो मूवमेंट जो था, अब धीरे धीरे ये कंट्री साइड में फैलने लगा। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाके, यानी गांव वाले इलाकों में अब ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो था धीरे धीरे फैलने लगा और यहाँ पर अब किसान आंदोलन चालू हुआ। तो आइए देखते हैं पीजेंट मूवमेंट यानी किसान आंदोलन। तो इन अवध यूपी पीजेंट वर लीड बाय बाबा रामचंद्र ए सन्यासी। अवध के अंदर एक किसान आंदोलन चालू हुआ, जिसको एक सन्यासी जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, इन्होंने किसानों का समर्थन किया और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, इस मूवमेंट को लीड किया। दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। ये जो किसान आंदोलन जो चलाया गया था अवध के अंदर, ये मूवमेंट वहां के जो तालुकदार जो थे और वहां के जो लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार जो थे उनके खिलाफ था। तालुकदार वो होते थे जिनको अंग्रेजों ने अपॉइंट कर रखा था, जो किसानों से लगान वसूल किया करते थे, ज्यादा लगान वसूल किया करते थे। तो यहाँ के अवध के जो किसान जो थे वो काफी परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने किसान आंदोलन चलाया। उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी किसान आंदोलन की, पहली वजह कि तालुकदार डिमांडेड हाई रिवेन्यूज। अवध के अंदर जो तालुकदार जो होते थे वो किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूल किया करते थे, ज्यादा लगान की उनसे डिमांड किया करते थे। तो इस वजह से किसान लोग काफी परेशान थे। इसके अलावा एक और वजह ये थी कि पीजेंट हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। इसके अलावा
अवध के अंदर उन किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब ये होता है कि काम तो किया जाता था लेकिन बदले में उसके कोई पेमेंट नहीं मिलता था। तो इस तरह से ये जो जमींदार जो लोग होते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो तालुकदार जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, किसानों से काम तो करवाया करते थे लेकिन बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया करते थे, यानी बेगार करवाया करते थे। इसके अलावा इस रीजन की एक और वजह ये थी कि पीजेंट्स डिड नॉट हैव राइट ऑन देयर लैंड्स। इसके अलावा वो जो किसान जो बरसों से उस जमीन पर रह रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन आए दिन उनको वहां से पट्टों से बेदखल कर दिया जाता था। एक तरह से उनके पास राइट्स भी नहीं था। तो इस तरह से किसान लोग काफी परेशान हो चुके थे। फाइनली इन लोगों ने किसान मूवमेंट को चलाया और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की पहली डिमांड ये थी कि रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, कि ये जो रिवेन्यू की जो डिमांड की जा रही है, हाई लगान की जो डिमांड की जा रही है, वो लगान कम किया जाए। और दूसरी जो डिमांड थी, एबोलिशन ऑफ बेगार, यानी जो बेगार जो प्रथा जो चल रही थी, जिसमें किसानों से काम करवाया जाता था, बदले में उनको कुछ भी पेमेंट नहीं किया जाता था। मतलब काम तो होता था लेकिन पेमेंट कुछ भी नहीं करते थे। तो उनकी डिमांड थी किसानों की कि ये जो बेगार जो प्रथा जो चली आ रही है, इस प्रथा को समाप्त किया जाए। इसके अलावा एक और डिमांड थी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जमींदार जो थे या बहुत सारे ऐसे तालुकदार जो थे, तो उन्होंने क्या कर रखा था कि इन किसानों की जमीन को हड़प रखा था। तो इन किसानों की डिमांड थी कि उस जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, वापस से जमीन का बंटवारा किया जाए। इसके अलावा किसानों की फोर्थ डिमांड थी सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि अवध के अंदर बहुत सारे ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे। ऑपरेसिव का मतलब होता है दमनकारी, यानी अत्याचार करने वाले ऐसे ऐसे जमींदार बैठे थे। तो किसानों की डिमांड थी, एक मांग थी कि उनको समाज से बहिष्कृत किया जाए, समाज से बाहर किया जाए। फाइनली किसानों ने अपना मूवमेंट आगे चलाया और प्रोटेस्ट करना शुरू किया। सबसे पहले नो सर्विस लाइक बार्बर्स एंड वॉशरमैन वर प्रोवाइडेड टू द लैंडलॉर्ड्स। सबसे पहले एक सभा आयोजित की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो भी वॉशरमैन हैं और बार्बर जो हैं, अब ये किसी भी प्रकार की सेवाएं ये जो लैंडलॉर्ड जो हैं उनको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। इस तरह से जो लैंडलॉर्ड्स जो थे उनके सेवाओं से वंचित कर दिया गया। वॉशरमैन की सर्विस अब उनको नहीं मिल पा रही थी और जो बार्बर हैं वो भी उनको सर्विस नहीं दे रहे थे। दूसरा एक और काम किया गया, द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन्स हॉर्स वर टेकन ओवर। और वो जो तालुकदार जो थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, उनके घरों पर, उनके मकानों पर अटैक किया गया, बाजार को लूटा गया और जितने भी ग्रेन होर्ड्स जो थे, ग्रेन होर्ड्स का मतलब होता है गोदाम, तो अनाज के जितने भी गोदाम जो थे उनको लूट लिया गया। फाइनली वहां पर एक सभा बनाई गई जिसका नाम था अवध किसान सभा। जवाहरलाल नेहरू जी भी वहां पर बातचीत करने के लिए अवध के किसानों से मिलने के लिए पहुंचे और फाइनली वहां पर बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू और कुछ और साथियों ने मिलकर यहाँ पर एक अवध किसान सभा बनाई। इस तरह से देखा जाए तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के अंदर किसानों ने भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इस तरह से देखा जाए तो उनके लिए ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, यानी उनके लिए एक अलग ही उसकी मीनिंग निकलती है। तो इस तरह से किसानों ने अपना प्रदर्शन किया और यह था किसान आंदोलन। अब हम बात करेंगे ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट की और साथ में ये देखेंगे कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो चला, इसमें ट्राइबल पीजेंट ने अपनी भूमिका किस तरह से निभाई। तो आइए देखते हैं ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट। इन द अर्ली 1920 century, militant guerrilla movement spread in Gudem hills of आंध्र प्रदेश। 1920 के दशक में
आंध्र प्रदेश की गुदेम की पहाड़ियों में एक बहुत ही उग्र आंदोलन चालू हुआ, गुरिल्ला वार स्टार्ट हुआ। इसके पीछे कुछ वजह थी। पहली वजह यह थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया। अब जैसे कि जो ट्राइबल्स जो हैं, तो ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रहती हैं, जंगलों में रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था कि एक लार्ज एरिया जो था फॉरेस्ट का, वह एक तरह से उन्होंने क्लोज्ड कर दिया। मतलब वहां पर आदिवासियों की एंट्री को बंद कर दिया गया। इस वजह से ये लोग काफी नाराज थे। इसकी दूसरी वजह एक और थी, प्रिवेंटेड देम फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्रूट्स। दूसरी एक और वजह यह थी कि प्रिवेंटेड देम फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल एंड टू कलेक्ट फ्रूट्स। मतलब जिन इलाकों में वो काफी सदियों से रहते आ रहे थे, अब उन इलाकों में उन लोगों की एंट्री भी मना कर दी गई। मतलब उन इलाकों में, उन जंगलों में अब वो आदिवासी एंटर नहीं हो सकते थे, वहां से फल फ्रूट को कलेक्ट नहीं कर सकते थे। एक तरह से कुल मिला के उनकी लाइफ काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि जिस इलाके में वो बरसों से रह रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस इलाके को एक तरह से ब्लॉक कर दिया। और दूसरा, उस इलाकों में आदिवासियों की एंट्री पर भी एक तरह से बैन लगा दिया गया। इसके अलावा तीसरी एक और वजह थी, वो ये थी कि फोर्स देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर द रोड बिल्डिंग। इसके अलावा अंग्रेजों ने इन आदिवासियों पर काफी प्रेशर डाला रोड बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बेगार के लिए। बेगार का मतलब ये होता है कि काम तो किया जाएगा लेकिन बदले में पेमेंट नहीं मिलेगा। इस वजह से ये लोग काफी नाराज हुए और बदले में इन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट स्टार्ट कर दी। अब हम देखेंगे कि ये जो रिवोल्ट जो स्टार्ट हुई, जिसकी तीन वजह क्या थी। पहला, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लार्ज फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया। दूसरी इस मूवमेंट की वजह थी कि उन्होंने प्रिवेंटेड देम फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट एरिया, उनको एंट्री करने से मना कर दिया गया। तीसरी वजह, फोर्स देम टू कंट्रीब्यूट बेगार। अब इस तरह से देखा जाए तो वो लोग काफी परेशान हो चुके थे। फाइनली उनके पास एक ही हथियार बचा था, उन लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दी। इस रिवोल्ट में अगर देखा जाए तो इसका प्रोटेस्ट का तरीका क्या था। द गुदेम रिबेल्स अटैक्ड द पुलिस स्टेशन एंड किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब जो गुदेम रिबेल्स जो थे, उन्होंने सबसे पहले पुलिस स्टेशन पर ढावा बोला, अटैक बोला, और वहां के जो ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उनको मार दिया गया। इसके अलावा सबसे खास बात यह थी कि दिस मूवमेंट वाज लीड बाय अल्लूरी सीताराम राजू। इस मूवमेंट को और इन लोगों को एक ऐसा व्यक्ति लीड कर रहा था जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। सबसे खास बात यह है कि पीपल सेड दैट राजू हैड सुपरस्टिशियस पावर एंड रिफर हिम टू गॉड। लोग मानते थे कि राजू के पास सुपरस्टिशियस पावर है और लोग उसको ईश्वर का एक अवतार मानते थे। राजू खुद कहता था कि उसके पास स्पेशल पावर है और उसको गोली का भी, बंदूक की गोली का भी असर नहीं होगा, उसको बंदूक की गोली भी नहीं मार सकती। इस तरह से उसके व्यक्तित्व को देखकर लोग उसको गॉड का एक रूप यानी अवतार मानते थे। फाइनली क्या हुआ, राजू was inspired by the non-corporation movement and wanted people to wear khadi and give up drinking। गांधी जी से काफी इंस्पायर्ड था, उनका फॉलोवर्स था, और साथ में जो देश के अंदर जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उससे भी काफी इंस्पायर्ड था। इसीलिए अल्लूरी सीताराम राजू ने भी खादी पहनना स्टार्ट किया और लोगों को भी इसके लिए आग्रह किया कि वो लोग भी खादी पहने, और इसके अलावा जो शराब जो थी, लिक्विड जो थी, उसको छोड़ने के लिए लोगों को आग्रह किया। फाइनली इन 1924 ही वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। फाइनली 1924 के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उसको
फांसी की सजा सुना दी गई। इस तरह से एक ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट देखा गया। मतलब जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ तो उसमें जो ट्राइबल जो पीजेंट थे उन्होंने भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हम बात करेंगे स्वराज इन द प्लांटेशन की। देखिए, गांधी जी जो मूवमेंट जो चला रहे थे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो सोसाइटी के जितने भी अलग अलग ग्रुप जो थे सबके लिए उसका मीनिंग एक अलग था। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो वो जो वर्कर्स जो किसी प्लांटेशन में काम करते थे, खास करके जो आसाम के अंदर जो प्लांटेशन जो थे उनमें वर्कर्स लोग जो काम करते थे, उनके लिए एक तरह से देखा जाए तो फ्रीडम का मीनिंग अलग था। तो आइए देखते हैं स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं जहां पर सिंगल टाइप की क्रॉप ग्रो की जाती है, तो उसको हम प्लांटेशन कहते हैं। तो जो लोग प्लांटेशन में काम करते थे तो उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था, उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग्स क्या था, आइए देखते हैं। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम meant their right to move freely in and out the confined space in which they were enclosed। मतलब वो लोग जो आसाम के जो प्लांटेशन में काम करते थे, बागानों में जो काम करते थे, उन लोगों के लिए फ्रीडम का मीन्स अलग था। वो ये चाहते थे कि वो जो चार दीवारी, जिस चार दीवारी में उनको कैद किया गया था, चारों तरफ बाउंड्री कर रखी थी ताकि वो लोग प्लांटेशन से भाग ना सके, तो वो लोग चाहते थे कि वहां से वो मूव फ्रीली इन एंड आउट। वो अधिकार चाहते थे कि वो लोग वहां से कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। कुल मिला के वो बागानों से आजादी चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने चारों तरफ फिनेंस कर रखी थी, तारबंदी कर रखी थी, ताकि जो प्लांटेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग प्लांटेशन को छोड़कर ना जा सके। तो उन लोगों के लिए मीनिंग फ्रीडम का ये था कि वो लोग चाहते थे मूव फ्रीली इन एंड आउट। वो चाहते थे, आजादी चाहते थे, अंग्रेजों से आजादी चाहते थे। वो चाहते थे कि प्लांटेशन में वो कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा उनके लिए फ्रीडम का मीन्स क्या था? इट मींट रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। इसके अलावा जिन गांवों से लौटकर वो आए थे, जिन गांवों से वो आए थे प्लांटेशन में काम करने के लिए, अब उन गांवों से उनका कनेक्शन टूट गया था, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने चारों तरफ फिनेंस कर रखी थी, चारों तरफ बाड़बंदी कर रखी थी, और वहां पर प्लांटेशन वर्कर से काम करवाया जाता था। और यहां तक कि जिन गांवों से वो आए थे उन गांवों से कनेक्शन बिल्कुल टूट गया था। तो वो लोग चाहते थे कि यार उन गांवों से वापस कनेक्शन हो, वो लोग अपने घरों पर लौटना चाहते थे। तो उनके लिए एक तरह से प्लांटेशन वर्कर्स के लिए तो फ्रीडम का मीनिंग अलग निकलता है। यानी वो चाहते थे मूव फ्रीली, मतलब एक तरह से आजादी चाहते थे, प्लांटेशन में कहीं भी आ सकते थे, जा सकते थे। अब इसकी वजह क्या थी, आइए देखते हैं। एक्चुअल में अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट द परमिशन। अंग्रेजों ने एक कानून बना रखा था, कानून का नाम था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस कानून के तहत जो टी प्लांटेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, वो बिना अंग्रेजों की परमिशन के उन गार्डन को नहीं छोड़ सकते थे, टी प्लांटेशन को नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए इन लोगों के लिए फ्रीडम का मिंट अलग था। ये चाहते थे कि यार हमें आजादी मिले, हम यहां से कभी भी जा सकें। वो जिस गांव से आए थे उन गांव से उनका कनेक्शन टूट गया था, वो चाहते थे कि वापस अपने गांव लौटना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने इस कानून के तहत अगर कभी कोई परमिशन लेना आता था तो उस प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं दी जाती थी, यानी उन लोगों को वहां पर कैदियों की तरह रखा जाता था। When they heard of the non-corporation movement, thousands of workers left plantation and reached their homes। और जब प्लांटेशन वर्कर्स ने, जब आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो लाखों की तादाद में या कहें या सैकड़ों की तादाद में जो वर्कर्स जो थे उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ दिया और सभी वर्कर्स अपने अपने गांव को लौटने लगे। They believed that Gandhi Raj was coming
and everyone would be given land in their own village. उनके लिए नॉन कॉरपोरेशन मीनिंग अलग था। वो ये सोचते थे कि गांधी राज आएगा और अपने गांवों के अंदर उन लोगों को वापस जमीन दे दी जाएगी। तो इस तरह से उनके लिए स्वराज यानी फ्रीडम का मीन अलग था। बट they could not reach their destination due to the strike in railway and steamer. They were caught by the police and brutally beaten up. लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे की स्ट्राइक हो रही थी, स्टीमर वाले की स्ट्राइक चल रही थी। इस वजह से उन लोगों को बीच में ही पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बहुत ही बेरहमी से पिटाई कर दी गई। तो ये थे प्लांटेशन वर्कर्स। तो यहां एक चीज क्लियर होती है कि प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का मीनिंग अलग था। तो किस तरह से प्लांटेशन वर्कर्स ने अपना रोल प्ले किया वो हमने देखा। अब क्या हुआ कि देश के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद करने का आह्वान कर दिया। इस घटना के बारे में पढ़ेंगे। आइए, घटना कौन सी थी? इस घटना को हम चोरी चोरा इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। चोरी चोरा इंसिडेंट took place on 4 Feb 1922 at चोरी चोरा प्लेस इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है। इस जगह का नाम है चोरी चोरा। यहां पर एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से काफी लोग मारे गए। और इसमें क्या हुआ था? ए पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न्ड इनटू ए वायलेंट क्लैश विद द पुलिस हु ओपन्ड फायर। चोरी चोरा के अंदर एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अंग्रेजों की ओपन फायरिंग की वजह से, गोलीबारी की वजह से अचानक से ये जो एक शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन जो चल रहा था, एक उग्र आंदोलन का रूप ले लिया, एक हिंसक प्रदर्शन का रूप ले लिया। इसमें क्या हुआ था? इन दिस इंसिडेंट देयर वर 3 सिविलियन एंड 22 पुलिसमैन डाइड। हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट, गांधीजी कॉल्ड halt, stop to the non corporation movement। इस चोरी चोरी घटना में 3 सिविलियन यानी नागरिक मारे गए और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जब गांधी जी ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि किसी भी तरह की मूवमेंट में हिंसा ना हो, क्योंकि वो हिंसा के पक्षधर नहीं थे, सत्याग्रही थे। इस वजह से फाइनली ये चोरी चोरा इंसिडेंट यानी घटना एक ऐसी घटी जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। तो ये था चोरी चोरा इंसिडेंट।